गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अपना नया अध्याय खनिज एवं धातु पढ़ रहे थे, जिसमें हमने खनिजों के बारे में काफी बातें पढ़ ली। ये भी हमने पढ़ा कि खनिज क्या है। तो ये हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि खनिज क्या है ना, या मिनरल्स क्या है। क्या कहा था आपसे हमने कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। क्या कहा था? भूपर्पट्टी में कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर खनिज भूपर्पट्टी में पाए जाता है ना। तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले, कैसे पाए जाने वाले? प्राकृतिक रूप में। कैसे? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व अथवा अथवा यौगिकों को, अथवा यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? यौगिकों को खनिज कहते हैं। यौगिकों को खनिज कहते हैं, है ना। इतनी बात हमने कर ली थी। फिर अब अगला प्रश्न देखो क्या है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। हमने ये तो बात कर लिया था कि भूपर्पट्टी से बहुत सारे खनिज निकाल सकते हैं, बहुत सारे खनिजों का जो है भंडार है, जो भूपर्पट्टी है, भूमि की जो पहला लेयर है ना। अब हम और भी डिटेल में आज पढ़ेंगे कि ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बेटा खनिज जो है ज्यादातर भूपर्पट्टी में पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। तो खनिज, खनिज जो है, एक तो पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर। फिर भूपर्पट्टी, कहाँ? भू भूपर्पट्टी पर। ठीक है। ज्यादातर खनिज, हमने कहा था ज्यादातर खनिज कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर खनिज जो है हमें भूपर्पट्टी से प्राप्त होता है, जो हमारी भूमि का पहला लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पट्टी। फिर हमने आपको बताया था कि खनिज जो है समुद्र में भी पाया जाता है। कहाँ? समुद्र से भी हम खनिज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है ना। कभी गए हो आप, समुद्र देखने गए हो? और कभी अपने समुद्र जल को चखा हो, तो आपको पता लगेगा कि समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है टेस्ट में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। अब उसमें से एक खनिज है, क्या? कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम नमक कहते हैं। साधारण जो नमक हम लोग उपयोग करते हैं खाने में, वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड। तो इसके होने की वजह से समुद्र का जो जल है वो खारा होता है। समुद्री जल खारा होने का एक कारण है सोडियम क्लोराइड का होना, जिसे हम नमक कहते हैं, जो हम खाने में उपयोग करते हैं। आपको पता है नमक कैसे बनता है ना। वो पानी को इवापोरेट करके उसको बनाया जाता है। फिर सोडियम आयोडाइड, समुद्र में पाए जाने वाला दूसरा एक खनिज है, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है।
दूसरा प्रकार का खनिज है सोडियम आयोडाइड। अब एक और खनिज जो सोडियम आयोडेट, क्या है? सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट। तो इतने खनिज जो है मुख्य रूप से समुद्री जल में, समुद्र में पाया जाता है। पृथ्वी के तल से निकाल सकते हैं हम खनिज को। ज्यादातर खनिज भूपर्पटी से प्राप्त होता है। ज्यादातर खनिज भूपर्पटी से प्राप्त होता है। और समुद्र में जो खनिज पाए जाते हैं वे है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर हमने कहा सोडियम आयोडेट, फिर सोडियम आयोडाइड। कंफ्यूजन नहीं होना, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जो NaCl के नाम से हम जानते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोडियम आयोडेट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी से पर और समुद्र में, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं खनिज, ठीक है। तो देखते हैं अगला कि खनिज के प्रकार देखते हैं। खनिज के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार, ध्यान से सुनिए। खनिज जो है दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, धातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु। धातु को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अधातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। धातु यानी कि मेटल्स, अंग्रेजी में मेटल्स, और अधातु को हम नॉन मेटल्स कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। ये क्लियर है? तो खनिज के दो प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से हैं वे? धातु और अधातु, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दे देते हैं हम लोग। यानी कि धातु के प्रकार, यानी कि खनिज जो धातु के रूप में पाए जाते हैं उनके थोड़े से उदाहरण। सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं? सोना और प्लैटिनम। कौन सा है? सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, सोना, प्लैटिनम, ठीक है। सोना और जो प्लैटिनम है वो क्या है? वो धातु के रूप में खनिज जो पाए जाते हैं, प्लैटिनम, सोना और प्लैटिनम। अब जो अधातु, जो खनिज अधातु रूप में मिलते हैं उनके उदाहरण है स्फटिक। उनके उदाहरण है, एक तो स्फटिक, स्फटिक, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, फिर अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। तो खनिज के प्रकार, यानी कि खनिज दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, धातु और अधातु रूप में। धातु को हम अंग्रेजी में मेटल्स कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। खनिज जो धातु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो धातु रूप में है, वो उनके उदाहरण है सोना और प्लैटिनम, सोना और प्लैटिनम। अधातु रूप में यानी कि नॉन मेटल्स के रूप में जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं वे हैं स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं बेटा कि धातुओं की अवस्थाएं, किन किन अवस्थाओं में धातुएं पाई जाते हैं, किन किन अवस्थाओं में धातुएं पाए जाते हैं। बेटा धातुओं की जो अवस्थाएं हैं वो तत्व के रूप में भी हो सकते हैं, यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। तत्व के रूप में भी और यौगिक के रूप में भी
धातु की अवस्थाएं पाई जा सकती है। ठीक है, तो हमने खनिज के प्रकार बताए आपको। उसके बाद हम बात करेंगे धातु की अवस्थाएं। जो धातुएं हैं वो किन किन अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, जो मेटल्स है वो किन किन अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। वे हैं तत्व के रूप में, धातु की अवस्थाएं, धातु की अवस्थाएं, धातु की अवस्थाएं। तो जो धातुएं हैं, जो धातु है, उनकी अवस्थाओं के बारे में हम अगर बात करें तो वे तत्व के रूप में, किसके रूप में? तत्व के रूप में, तत्व के रूप में तथा यौगिक के रूप में, तथा यौगिक के रूप में, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो धातुएं कौन कौन सी अवस्थाओं में पाई जाती है? तत्व के रूप में तथा यौगिक के रूप में, एलिमेंट के रूप में या कॉम्पाउंड के रूप में पाए जाते हैं। अब तत्व के रूप में जो धातु पाए जाते हैं वो भी उनके एग्जाम्पल्स है, उदाहरण क्या है? सोना और प्लैटिनम। ठीक है, सोना और सोना और प्लैटिनम, सोना और प्लैटिनम, ये किसके उदाहरण है? जो धातु तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, और जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, जो धातु यौगिक की अवस्था में पाए जाते हैं या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, उनके उदाहरण है, उनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, 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 कॉपर, तांबा है ना, कॉपर, लेड आदि। ठीक है, ये बात क्लियर है? जो धातु की अवस्थाएं, यानी कि धातु किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है? तत्व के रूप में भी पाए जाते हैं धातु, और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। जो तत्व के रूप में धातु पाए जाते हैं, तत्व के रूप में यानी कि जो धातु की अवस्थाएं हैं वो जो तत्व के रूप में पाए जाते हैं, उनके उदाहरण है सोना और प्लैटिनम। क्या है? सोना और प्लैटिनम। अब जो यौगिक के रूप में, जो धातु यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, उनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड आदि। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे जो यौगिक के रूप में पाए जाने वाली धातुएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये बात क्लियर है? जिससे पहले हमने बताया आपको कि खनिज जो है दो प्रकार से पाए जाते हैं, धातु और अधातु के रूप में, है ना, धातु और अधातु के रूप में, जो मेटल और नॉन मेटल्स कहते हैं जिन्हें हम। धातु के उदाहरण मैंने आपको बताया, सोना तथा प्लैटिनम धातु खनिज है। ठीक है, जो अधातु खनिज है, जिसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं, अधातु खनिज, उनके उदाहरण भी आपको बताए, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि। फिर हमने बात की धातु की अवस्थाएं, धातु किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है? तत्व के रूप में भी पाए जाते हैं और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। जो तत्व के रूप में पाए जाते हैं उनके उदाहरण है सोना और प्लैटिनम। जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं उनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड आदि। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो यौगिक के रूप में पाए जाने वाली धातुएं। ठीक है, यौगिक के रूप में पाए जाने वाली धातुओं के बारे में बात करेंगे। यौगिक के रूप में
पाई जाने वाली धातुएं। धातुएं, ठीक है। अब बेटा जो यौगिक के रूप में जो धातुएं पाई जाती हैं वो भी कई प्रकार से हैं, उनके भी कई प्रकार हैं, ठीक है। कई धातुएं इनमें से जो यौगिक के रूप में पाई जाती है वो किस रूप में होती है? ऑक्साइड के रूप में। किस रूप में? ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में। और कई जो है इनमें किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में। और कुछ जो है सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? सिलिकेट के रूप में, ठीक है। सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ये देखो, जो यौगिक के रूप में धातुएं पाए जाते हैं वो कई रूप में पा सकते हमें मिल सकता है, जैसे कि ऑक्साइड रूप में हो सकता है, सल्फाइड रूप में हो सकता है, या सिलिकेट रूप में हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। अब बेटा देखो, जो ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं उनके उदाहरण क्या है? ऑक्साइड रूप में जो पाए जाते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो यौगिक के रूप में जो पाए जाने वाली धातुएं जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं उनके उदाहरण है लोहा। उनके उदाहरण है लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। मैग्नीज आदि, ठीक है। जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जो यौगिक है, हमें पता है यौगिक की धातुएं हैं, लेकिन वे ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाने वाली यौगिक धातुएं हैं, ठीक है। अब जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में जो पाए जाते हैं उनके उदाहरण लिख रही हूं। तांबा, कॉपर, ठीक है। फिर लेड, लेड जिसे हम सीसा भी कहते हैं ना, सीसा। फिर निकल, जिसे हम निकल भी बोलते हैं, निकल भी बोलते हैं, निकल। और जिंक, जिंक, अंग्रेजी में जिंक, हिंदी में जिंक बोलते हैं, ठीक है। अब सिलिकेट के रूप में जो पाए जाते हैं, ज्यादातर जो धातुएं हैं जो यौगिक रूप में होते हैं वो सिलिकेट रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चट्टानों में जो ज्यादातर खनिज होते हैं वो किस रूप में होते हैं? सिलिकेट रूप में होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बहुतायत में, ठीक है। बहुतायत में पाए जाने वाले जो यौगिक की धातुएं हैं वो सिलिकेट रूप में ही पाए जाते हैं। क्लियर है ये? तो यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातुएं, इनको हम तीन प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। ऑक्साइड के रूप में पाए जा सकते हैं ये, सल्फाइड के रूप में पाए जा सकते हैं, सिलिकेट के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। जो ऑक्साइड के रूप में है यौगिक के जो धातुएं हैं, ये जो ऑक्साइड के रूप में है इनके उदाहरण मैंने आपको बताया। लोहा, जिसे हम अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये ऑक्साइड रूप में पाई जाने वाली यौगिक की धातुएं हैं। सल्फाइड के रूप में जो पाए जाते हैं वे हैं, एक उदाहरण, तांबा, कॉपर, लेड, निकल, जिंक। इतने जो है ये किस रूप में पाए जाते हैं? ये जो धातुएं हैं ये सल्फाइड रूप में मिलते हैं हमें, ठीक है, ठीक है।
और जो सिलिकेट रूप में है ये बहुतायत में मिलते हैं। बहुतायत यानी कि ज्यादातर जो होते हैं वो सिलिकेट रूप में होते हैं, ज्यादातर जो धातुएं होते हैं वो सिलिकेट रूप में होती है। इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखते हैं बेटा जो यौगिक के रूप में जो धातुएं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे तत्वों के यौगिक जो है इनके बारे में और भी बातें करते हैं। ठीक है, तो खनिज, धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? खनिज जो है धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके उदाहरण भी हम अभी देख लेते हैं। धातु जो है, जो खनिज जो है, सॉरी, खनिज, खनिज जो है किसके यौगिक भी हो सकते हैं? धातु, धातु व अधातु तत्वों के, अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। अधातु तत्वों के यौगिक, के यौगिक भी हो सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपाउंड भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि जो खनिज है वो धातु व अधातु, यानी कि धातु और अधातुओं से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तत्वों के यौगिक यानी कि उनके जो यौगिक होते हैं, उनके जो कंपाउंड होते हैं वो किनसे बने हो सकते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से भी बने हो सकते हैं। उनके कुछ उदाहरण हम आपको अभी देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़कर रखिएगा अच्छे से। ठीक है, आपके पुस्तक में साफ साफ ये लिखा हुआ है, दे रखा है। तो बेटा पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण हम लिखेंगे जो खनिज धातु व अधातु तत्व के यौगिकों से बने हैं, उसका एक उदाहरण अभी हम लिखेंगे, वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, बॉक्साइट। अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इसको? बॉक्साइट लिखते हैं। ठीक है, बॉक्साइट। ये एक ऐसा खनिज है, जो ऐसा यौगिक है जो धातु व अधातु तत्वों से बना हुआ है, धातु या व अधातु तत्व से बना हुआ है। अब इसका सूत्र लिखें हम लोग यहाँ पर। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? Al2O3 2H2O। ठीक है, अब इसको देखने से आपको पता लग रहा होगा ये क्या है। ये एल्यूमिनियम है यहाँ पर, ऑक्साइड है यहाँ पर, है ना? तो आपको पता है ये जो बॉक्साइड नामक जो खनिज है, बॉक्साइड नामक जो खनिज है वह एल्यूमिनियम धातु, ठीक है, एल्यूमिनियम धातु तथा किसका यौगिक है? ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। ये देखो, ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। Al2O3 ऑक्साइड रूप है ये, है ना? तो ये किन किन से, किस किस का यौगिक मैंने बताया आपको, किस किस का यौगिक है? इसमें जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है बेटा? एल्यूमिनियम जो है धातु है ना? धातु, एल्यूमिनियम धातु है, मेटल। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन क्या है? वो अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नॉन मेटल है ना? अधातु है। तो जो बॉक्साइड खनिज है, बॉक्साइड जो खनिज है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। इसका जो सूत्र है वो क्या है? Al2O3 2H2O। ये जो है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के यौगिक है, जिसमें कि एल्यूमिनियम धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है
जो खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बॉक्साइड है। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला है हमारा कौन सा है, कॉपर ग्लास। अगला उदाहरण है कॉपर ग्लास, जो धातु और अधातु का यौगिक है, बॉक्साइड की तरह ही धातु और अधातु का यौगिक है। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा कौन सा है, कॉपर ग्लास। कॉपर, कॉपर ग्लास बोलते हैं। ठीक है, जो किससे बने, किसके यौगिक है, मैंने आपको बताया किसके यौगिक है, धातु और अधातु के यौगिक है। ठीक है, अब देखो कॉपर ग्लास, इसका जो सूत्र है वो है Cu2S। क्या है, Cu2S। ये किसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र बोलते हैं हम लोग, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S। आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है और ये क्या है, पता लग रहा है। Cu क्या बोलते हैं हम उसको, ये तांबा है ना, Cu यानी कि कॉपर है, तांबा। ठीक है, Cu तांबा या कॉपर कहेंगे हम अंग्रेजी में उसको, तांबा। तांबा क्या है बेटा, ये धातु है ना, तांबा जो है वो धातु है। और ये क्या है, एस, ये सल्फर है। एस जो है वो सल्फर है ना, सल्फर। सल्फर क्या है, अधातु, नॉन मेटल, अधातु। तो कॉपर ग्लास किन किन का यौगिक है, किन किन जो यौगिक है वो किस किस का यौगिक है, धातु व अधातु तत्वों के यौगिक है कॉपर ग्लास। ठीक है, यानी कि जो कॉपर ग्लास है उसका फॉर्मूला है Cu2S, जिसमें कि कॉपर यानी कि जो तांबा है वो धातु है और सल्फर जो है वो अधातु है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे हम लोग, ये जो है इसमें हमने दो मुख्य एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। एक तो बॉक्साइड का पढ़ लिया, बॉक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, Al2O3 2H2O, है ना, जिसमें कि बॉक्साइड जो खनिज है जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। और इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S भी क्या है, तांबा तथा सल्फर का यौगिक है, जिसमें कि तांबा धातु है और सल्फर जो है, सल्फर जो है क्या है, सल्फर अधातु है। तो बेटा अधिकांश जो धातुएं हैं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हमने पहले जब हमने इस पाठ को शुरू किया था उसी समय हमने हमने अपने पहले क्लास में ही आपको बता दिया था कि जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं उनके उदाहरण भी आपको बताए थे। कौन कौन से हैं, जो नोबल मेटल्स है हमारे, है ना, जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में जो पाए जाते हैं, जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो है धातु, उदाहरण क्या है, कौन कौन से हैं उदाहरण, कोई बता सकता है मुझे। जी हाँ, सोना और सोना और प्लैटिनम, है ना, सोना और प्लैटिनम, जो धातु मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वे हैं सोना और प्लैटिनम। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अयस्क के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा आपको पता है कि लगभग सभी जो चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो चट्टानें होती हैं उनमें ज्यादातर खनिज की मात्रा होती है।
परंतु कुछ में जो है धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि धातु का निष्कर्षण उसमें से निकालना बहुत कठिन हो जाता है, उसमें से निकालना कठिन हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अयस्क। ठीक है, अयस्क जिसे हम अंग्रेजी में और कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस ऐसी बता देती हूँ, जरा हल्के सबको बता देती हूँ कि जो है बेटा, जो चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की जो मात्रा है बहुत कम होती है, तो उसमें से जो है धातु निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, यानी कि जो उसको निष्कर्षण करना है, उसको निकालना जो है वो कठिन हो जाता है और बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो तो क्या होता है, तो उस धातु का निष्कर्षण क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, बहुत ही आसानी से और कम लागत में, कम पैसों में हम उनको निकाल सकते हैं। तो ऐसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो, उसे ही हम अयस्क कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं या और कहते हैं। ठीक है, तो ये बात अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ऐसे अभी बता दिया। तो आज हमने किस किस के बारे में बात की, आज हमने खनिज कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा किया है ना, कहाँ पाए जाते हैं खनिज, पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी पर, समुद्र में, है ना। पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं, खोद कर निकाला जाता है। समुद्र में जो पाए जाते हैं वो खनिज है, कौन कौन से बताए आपको मैंने एग्जाम्पल्स, सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट। फिर हमने पढ़ा खनिज के प्रकार, खनिज कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार के होते हैं, धातु रूप में भी होते हैं और अधातु रूप में भी होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो खनिज धातु रूप में होते हैं उनके उदाहरण आपको बताया मैंने, क्या बताया, सोना तथा प्लैटिनम धातु खनिज है। अधातु खनिज कौन कौन से हैं, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अब्रक आदि, है ना। फिर धातुओं की अवस्थाएं हमने पढ़ाया आपको, जिसमें कि वे तत्व के रूप में भी पाए जाते हैं और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। जो तत्व के रूप में धातुएं हैं वो है सोना और प्लैटिनम, यौगिक के रूप में उनके उदाहरण आपको बताए, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड आदि। फिर हमने पढ़ा यौगिक के रूप में पाए जाने वाली धातुएं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, सिलिकेट के रूप में। तो ज्यादातर जो है जो खनिज है वो सिलिकेट के रूप में होता है। ऑक्साइड के रूप में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले कौन से हैं, उदाहरण क्या बताए आपको, तांबा, लेड, निकल, जिंक, है ना। फिर हमने खनिज जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, कई खनिज जो है धातु व अधातु तत्वों के यौगिक होते हैं, उनके दो उदाहरण आपको बताए मैंने, एक तो बॉक्साइड, ठीक है, Al2O3 2H2O, और दूसरा मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, जिसमें कि बताया आपको एल्यूमिनियम धातु है और ऑक्सीजन अधातु है, इनका यौगिक है। और कॉपर ग्लास के बारे में हमने चर्चा किया, जो तांबे और सल्फर से का जो है यौगिक है, जिसमें तांबा धातु है और सल्फर अधातु है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगले क्लास में हम अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी जो मैंने पढ़ा है इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।